हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सिंगल शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना भी, क्योंकि हमने क्लास में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन अभी हुआ नहीं है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर एग्जाम्स इन द रीसेंट टाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कंट्रोल जो टर्म है यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है कि एक पावर है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स जो है अपने कोई भी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं और उसे स्टॉप कर सकते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल के पास एक एबिलिटी या पावर है जिसकी वजह से वो अपने किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके, धीमा कर सके और उसे स्टॉप कर सके। ठीक है। दूसरा जो है चैप्टर का दूसरा टर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब आपके बहुत सारे ऑर्गन किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करें, बेशक वो सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ना भी हों। ठीक है। अगर वो एक ऑर्डरली वर्किंग होती है, जो डिफरेंट मतलब जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं उनके आपस में इस तरह से वो काम करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी बहुत ही स्मूथली परफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको दौड़ लगानी है। दौड़ लगाने के लिए आपके लेग के मसल्स को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके बोन्स को और साथ में आपकी न्यूरॉन्स को एक साथ काम करना पड़ेगा। कोई भी मूवमेंट और लोकोमोशन परफॉर्म करनी है, उसके लिए फिर आपकी मसल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपका खाने से मिलेगी। खाना खाओगे आप, खाने का डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वहां से वो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एंड देन आपके ऑर्गन्स जितने भी हैं, जब वो सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही स्मूथली, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा इसका आ जाएगा वो है चैप्टर का स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होते हैं? हर तरह के चेंजेस होते हैं, चाहे वो आपके बाहर एनवायरनमेंट में हो रहे हो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो रहे हो। तो ऐसे चेंजेस जो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप रिएक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। उसके बाद रिस्पॉन्स। कोई भी चेंज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करना, हमारा जो रिएक्शन होता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। अब हमारे इन रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो फॉर्म करता है आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन फॉर्म करता है आपका हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं तब कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स में पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करवा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे पास हमारा स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन, जो कंट्रोल कैसे क्रिएट करता है? ये मैसेजेस ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को। जो इसका अफेक्ट है वो काफी फास्ट है और को बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए लिखा है फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पैसेज, नर्व इम्पल्स का पैसेज बताइए अक्रॉस अ न्यूरॉन। तो जिसमें सबसे पहले आएगा स्टिमुलस का नाम, उसके बाद डेंड्राइट उस मैसेज को रिसीव करेगा, भेजेगा नेक्स्ट सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सॉन, और फिर नर्व टर्मिनल पे सिनेप्स प्रेजेंट होता है। सिनेप्स क्या है? सिनेप इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अगर इसी गैप में अगले एक पहले न्यूरॉन के साथ में दूसरा मसल फाइबर प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन के ये जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल बॉडी। अब सेल बॉडी, जब भी हमारे कोई स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? कोई भी स्टिमुलस हुआ उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? सेल बॉडी के पास जाएगी, फिर जाएगी एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से ये जाएगी आगे नर्व एंडिंग के पास, क्योंकि नर्व एंडिंग के पास यहाँ पर गैप प्रेजेंट है और इस गैप को हम कहते हैं न्यूरॉन। अगर ये गैप प्रेजेंट है दो न्यूरॉन के बीच में तो उसे कहते हैं सिनेप्स। और अगर यही सेम चीज जो गैप है वो प्रेजेंट है आपकी, मतलब ये आपको एक फिगर जो ड्रॉ कर रखी है ये वाली, ये क्या शो कर रही है? ये न्यूरॉन है और नीचे वाला मसल फाइबर है। तब न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में अगर कोई गैप क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
ठीक है, इसको बहुत याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। इसके बाद न्यूरॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है। न्यूरॉन जो है एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, जहां पर अगर इस एंड पे आपका डेंड्राइट है तो दूसरे एंड पे आपको नर्व टर्मिनल ही मिलेगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो गैप में रिलीज होते हैं, गैप में रिलीज होते हैं या फिर यहाँ रिलीज होते हैं। ये क्या है, आपकी नर्व एंडिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपके असाइनमेंट में भी, मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें ये पूछ रखा था वो कौन सी साइट है जहां पर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो इंफॉर्मेशन है वो तो रन करती है अक्रॉस दी न्यूरॉन, और सिनाप्स में जाने के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करती है, सिनाप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में हेल्प करती है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन थी अब केमिकल के फॉर्म में नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगी। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही वो वजह है जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल मैनर। फिर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक होते हैं सेंसरी, दूसरे मोटर और तीसरे रिलेइंग न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर और रिलेइंग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। जो सेंस ऑर्गन्स में न्यूरॉन प्रेजेंट है उनके पास उनका काम क्या है, ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन के पास। जो इफेक्टर लिखा है जिस पर मोटर न्यूरॉन्स, ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स के पास। और जो रिलेइंग है लिंकर्स, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद स्टिमुलस, सबसे ज्यादा स्टिमुलस के बेसिस पर रिसेप्टर कौन कौन से पूछे जाते हैं, एक तो सबसे पहले टेस्ट का पूछा जाता है और दूसरा स्मेल का पूछते हैं। तो ये दोनों तो आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं। लाइट के लिए आईज में होता है रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर, टेस्ट के लिए गस्टेटो रिसेप्टर, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टो, हीट के लिए थर्मो रिसेप्टर, साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर और टच और फीलिंग के लिए टैंगो रिसेप्टर। लेकिन फिर भी कुछ नुकसान है नर्वस सिस्टम के, वो ये नुकसान है कि ये केवल सेल के सरफेस तक ही पहुंच पाते हैं। सेल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो उसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म चाहिए जो हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। और एक बार जो इम्पल्स जनरेट हो गई तो दोबारा जनरेट करने के लिए आपके न्यूरॉन को समय चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन का पूछते हैं चैप्टर का, वो है ये कि आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एक तो क्रेनियम है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। क्रेनियम को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो क्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग द bony box or we can say skull or we can say cranium। ठीक है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करती है, बैकबोन। देखो ये हमारा ब्रेन का डायग्राम, ये ब्रेन का डायग्राम दे रखा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा सेरिब्रम है, जहाँ पर थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंस के लिए सेंटर है, हंगर के लिए है, थर्स्ट के लिए, जो भी एक्सपीरियंसेस हम डेली लाइफ में सीखते हैं वो सारे सेरिब्रम में स्टोर होते हैं। उसके बाद सेकंड जो हिस्सा है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 2 ही पार्ट आपको याद रखने हैं, एक तो मेडुला जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं और दूसरा सेरिबेलम जो ये फूल के गोभी के फूल जैसा दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, पोस्चर, बॉडी बैलेंस मेंटेन करना और साथ में वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मेडुला लिखा हुआ है, मेडुला का फंक्शन है 2, एक तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ठीक है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स तरह जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, ये जो स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जाते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन दिख रही है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। बेसिकली आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही पढ़ने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आती है नर्व्स जो निकलती हैं, अगर वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और जो क्रेनियम से यानी कि आपके ब्रेन से निकल रही है उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ब्रेन के मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है आपका ब्रेन, और उसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है।
फोर ब्रेन को सेरिब्रम कहते हैं, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस को, और हिंड ब्रेन ये करता है आपके पोस्चर बॉडी बैलेंस को मेंटेन, और आपको वॉमिटिंग आने से भी रोकता है ये, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, इन सब में डिफरेंसेस आते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन जिसे हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, इनवॉलंटरी जिन्हें अपनी हमारी मर्जी से परफॉर्म नहीं होते। तो इनको आप बहुत ही इजीली से कैटेगराइज कर सकते हो। आपके हाथ और पैर जो भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। और जो इनवॉलंटरी है, जिसमें आपके आपकी एनिमल्स की इच्छा के बिना कोई काम होता है, वो है सारे इनवॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें पूछा जाता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है, पर बहुत ही जल्दी और अपने आप परफॉर्म हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, डायफ्राम की मूवमेंट है, और साथ में आईज का ब्लिंक करना। तो ये सारी चीज़ें किस किस को इन्वॉल्व करती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करती हैं। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है बिना थिंकिंग के ही परफॉर्म हो जाते हैं, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे क्विक एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शंस जिन्हें आपके आईज, ईयर, नोज और टंग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, जिन एक्शंस को आपके लिम्स परफॉर्म करते हैं, उनको हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फिगर दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, इसे आप लर्न कर लेना। लोकेशन आपको पता चल जाएगी, कहाँ सेंसरी न्यूरॉन है, कहाँ मोटर न्यूरॉन है, कहाँ पे रिलेइंग न्यूरॉन्स हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है रिफ्लेक्स आर्क का, जिसमें ये बता रहा है कि जो पाथ है ट्रैवल करती है नर्व इम्पल्स किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाई इंटेंसिटी लाइट जो है, यहाँ क्या है, हाई इंटेंसिटी लाइट जो है, ये हमारा स्टिमुलस है। इसके रिस्पॉन्स में लाइट है, तो फोटो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा रिलेइंग न्यूरॉन को। रिलेइंग न्यूरॉन भेजेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज देगा आपकी आईज की मसल्स के पास, जिसकी वजह से आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी। तो किसी भी लाइट, हाई सेंसिटिव लाइट के आने पर आईज का क्लोज हो जाना, इट्स ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन को कौन अचीव करने में हेल्प करता है? हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये भी हॉर्मोन्स कैसे ग्लैंड से रिलीज होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड से। इसीलिए इनके गैशियस ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो हॉर्मोन्स है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा में एक प्रोटीन है बीटा ग्लोबुलिन, जो इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन आएंगे? हॉर्मोन्स आएंगे, जिन्हें सिक्रीट कौन करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं? वो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। अब देखिए हॉर्मोन्स दिए हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, और अपना सिक्रेशन ऑलरेडी ब्लड में ये क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करने के लिए, ये अब डक्टलेस हैं तो ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड जब आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को वो डक्ट उनके टारगेट साइट पर पहुंचा देता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ हमारे पास सारे ग्लैंड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे थायराइड के साथ में जीएच लिखा है, एक्चुअली में इट्स नॉट जीएच, ये यहाँ पर थायरॉक्सिन मिलेगा, ठीक है। डायग्राम से हम पहचानते हैं। आपके क्वेश्चन भी था कि कौन कौन से ऑर्गन्स आपके पेयर में है और कौन कौन से सिंगल हैं। जो पेयर में है उसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ। पेयर में आपके पास मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा मिलेगा टेस्टिस, और तीसरा मिलेगा ओवरी, ठीक है। ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस, ये तीनों ग्लैंड्स ऐसे हैं जो अपने डबल कनेक्शन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे ये पीनियल ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है आपको, थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, पैराथायराइड दिख रहा है, फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस दिख रहा है। तो ये वाले ग्लैंड
ये वाले जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से चलो इसका हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक इनहिबिटरी और एक रिलीजिंग। इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन होते हैं? जो पिट्यूटरी के एक्शन को रोक दें। रिलीजिंग जो पिट्यूटरी के एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करे। ठीक है, तो चलो एक बार सबको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इसका एक हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, वो है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका मेन पर्पस क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट करना बॉडी में। ठीक है, नहीं होगी, कम होगी तो हमें हो जाती है ड्वार्फिज्म, और एक्सेस में हो जाती है तो जायंटिज्म। इसके बाद जो अगला जो ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको बनाने के लिए, इसकी सिंथेसिस के लिए थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। इसीलिए जब आयोडीन की कमी नहीं होती पूरी तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स है वो सूज जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोइटर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो एग्जाम में आता है वो है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास इनका जो टारगेट साइट है वो हार्ट है। ये कैसे एक्ट करते हैं? ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे इंश्योर करता है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे पास पहुंचाई जाए ताकि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकें। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है आइलेट ऑफ लैंगरहन है। ये दो तरह के सेल प्रोड्यूस करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स। अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए नॉर्मल रेंज से, अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसके बाद में गोनाड्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के। मेल का टेस्टिस, फीमेल की ओवरीज। फीमेल टेस्टिस रिलीज, मेल टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी रिलीज करती है ईस्ट्रोजन। दोनों का कॉमन फंक्शन है डेवलपमेंट करना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का और गैमीट फॉर्मेशन का। इसके अलावा जो दो और ग्लैंड ये आपको याद रखने हैं वो है पीनियल ग्लैंड और दूसरा है थाइमस ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो तो मेलाटोनिन आपकी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है, और जो थाइमस ग्लैंड है थाइमोसिन प्रोड्यूस करता है, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम कितना अमाउंट में और कब हार्मोन रिलीज होना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन, अगर ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाए तो उसको कम करने के लिए कौन पहचान करेगा? बीटा सेल और पेनक्रियास पहचान जाएंगे, इंस्टेंटली इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ये तो था सारा आपका कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में ये दो तरह के मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और हॉर्मोन्स की वजह से। तो दो तरह की मूवमेंट जो ये परफॉर्म करते हैं उसमें है एक तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं नास्टिक, एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो दो टाइप की है, सीस्मोनास्टिक और निक्लिनास्टिक। सीस्मोनास्टिक का मतलब है मूवमेंट होना किसी भी प्लांट पार्ट की इन रिस्पॉन्स टू टच, उसे हम कहते हैं सीस्मोनास्टिक मूवमेंट। जिसे कौन शो करती है टचमी ऑफ प्लांट। दूसरी है निक्टिनास्टिक। निक्टिनास्टिक का नाम एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली दिया नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मूवमेंट होती है, फ्लावर की और लीफ की पोजीशन में मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमें पढ़ने हैं कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस।
तो पहला है फोटोट्रॉपिज्म, जहाँ पर हम डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स दी सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर रूट्स जो है आपके नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी और शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। हाइड्रोट्रॉपिज्म में रूट जो शो करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म ओनली टुवर्ड्स वाटर। कीमोट्रॉपिज्म जहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, उसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म यहाँ पर भी टच के रिस्पॉन्स में लेकिन टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ पे फिर 4-5 हार्मोन है, जैसे यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, ये फिगर आपको क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि फोटोट्रॉपिज्म हो रही है। इसमें क्या होता क्या है कि ये जो टिप्स हैं, टिप्स के ऊपर रिलीज होता है ऑक्सीजन, लेकिन जहां से सनरेज आ रही है ऑक्सीजन का नेचर है प्रोटीन बेस्ड, अगर हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन रह गया तो वो डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सामने ना रहकर जो आपके ऑक्सीजन है पीछे जाके लेंथ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे काम करते हैं, सामने से सनरेज आ रहे हैं तो जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है वो बैक साइड में शिफ्ट हो जाएगा और प्रमोट करेगा सेल डिवीजन, जिसकी वजह से इसका जो पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, मुड़ने लगता है और ये दूसरी तरफ सन की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है डिफरेंट है। इसमें जो ऊपर वाला पोजीशन है यहाँ पर ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक को शो कर रहा है, मतलब जो रूट्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो, मतलब रूट्स जो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करेंगी तो ये शो करेंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ऊपर की तरफ हमेशा शो कौन करता है, आपकी शूट शो करती है। ठीक है, शूट शो करती है आपकी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे इसके आपको कुछ हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आता है। फाइटो हार्मोन्स, किसी भी तरह की ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है उसको परफॉर्म करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, हमेशा ऑक्सीजन हेल्प करेगा। तो फाइटो हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, प्लांट्स खुद प्रिपेयर कर रहा है इसलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस करता है प्लांट्स ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके। प्लांट की हार्मोन्स की दो कैटेगरीज हैं, एक तो रेगुलेटर और एक इनिबिटर। रेगुलेटर वो होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इनिबिटर वो होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने वाला जो हार्मोन है उसमें है सबसे पहला ऑक्सिन जो प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, दूसरा है जिब्रेलिन जो उसकी ग्रोथ ऑफ स्टेम में रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, और इथिलीन जो है ये प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग। उनके एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज याद रखने हैं, इनके फंक्शंस। दूसरा जो है ABA एब्सिसिक एसिड जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये ग्रोथ इनहिबिट करता है। जैसे एनिमल बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन है, उसी तरह प्लांट बॉडी में एब्सिसिक एसिड ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। अगर यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करके देना। ठीक है, मेरे पास कमेंट कर देना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू।